हम लोग फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल के बारे में आपको बता चुके हैं। फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल की डेफिनेशन जो लिखी है वो यहाँ पे आप एक बार पढ़ लीजिए और इसे समझ लीजिए। कहता है अपने स्ट्रेच करिए अपने लेफ़्ट हैंड के थंब को, फर्स्ट फिंगर को और सेंट्रल फिंगर को एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे, जिस तरीके से ये किया गया है। तो यहाँ पे पहली फिंगर जो है वो डायरेक्शन बताएगी आपका मैग्नेटिक फील्ड का, और सेंट्रल फिंगर जो है आपको डायरेक्शन बताएगी करंट का, और थंब जो है वो पॉइंट करेगा मोशन की तरफ। और फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल ही जो है वो हमें ये बताता है कि जब हम इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग देखेंगे तो हमारी जो कॉइल है, वायर का कॉइल है, वो किस डायरेक्शन में मोशन करेगा और रोटेशन किस तरीके से होगा। अब कॉइल जो है उस पर फोर्स लगता है तो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, अगर उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। पहली बात करनी पड़ेगी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो हम कह सकते हैं फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। दूसरी चीज़ कह रहा है अगर कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट हम ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट में फ्लो कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स भी उस डायरेक्शन में फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। तो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। और तीसरी चीज़ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी ज़्यादा है। अगर कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगा। एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स देन अ शॉर्ट कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमें पता लगा F जो है वो 3 चीज़ों के प्रोपोर्शनल है, I के, B के और L के। इससे हमारा एक फार्मूला बनता है F प्रोपोर्शनल टू BIL। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आगे आप पढ़ेंगे। F प्रोपोर्शनल टू होता है BIL। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमने K लगा दिया और यहाँ पे हमने K की वैल्यू 1 लगा दी, तो F प्रोपोर्शनल टू BIL हो जाता है। अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को 90 डिग्री एंगल बनाते हुए रखें मैग्नेटिक फील्ड से, तो उसको मैक्सिमम फोर्स जो है वो लगेगा। मतलब F इज इक्वल टू BIL जो होता है उस समय मैक्सिमम होगा। F इज इक्वल टू फोर्स, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब करंट और L मतलब लेंथ। और कोई भी फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा जब आप पैरेलल रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। अगर करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख देंगे तो किसी भी फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा उस वायर में। F इज इक्वल टू BIL, ये जो अपन ने फार्मूला पढ़ा था उसमें आप देखेंगे जो B है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला निकालना चाहेंगे तो B इज इक्वल टू क्या आएगा, F अपॉन IL आ जाएगा। इससे हमें ये पता लग जाता है कि SI यूनिट हमने निकाल पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ फार्मूला बनता है फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ। तो फोर्स की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है और लेंथ की यूनिट मीटर होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ उसका SI यूनिट जो हो गई वो या तो आप टेस्ला बोल दो या न्यूटन, एम्पियर इनवर्स और मीटर इनवर्स ये बोल सकते हैं। तो आपसे कोई कहता है अगर 1 टेस्ला डिफाइन करिए तो 1 टेस्ला क्या होता है, तो आप 1 टेस्ला को ऐसे कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला तब कहलाएगा जब किसी कंडक्टर 1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो और वो परपेंडिकुलर रखा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है उसमें से और 1 न्यूटन का फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है जब वो 90 डिग्री रखा है करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 1 टेस्ला का होगा। इसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग पढ़ी थी। तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या क्या होता है आइए देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है
वो करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड है और जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये वायर जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, तो इसके कंस्ट्रक्शन में हमें देखने को मिलता है सबसे पहले एक आर्मेचर होता है, आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल मतलब ये वाला जो कॉइल है ये आर्मेचर कॉइल है। It consists a large number of turn and insulated copper wire wound on iron core in the form of a rectangle ABCD shown in the armature coil। मतलब ABCD के फॉर्म में ये जो दिख रहा है ये आर्मेचर है। दूसरा चीज़ होती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। आपको दिख रहा है ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ टू साउथ जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। दूसरा स्प्लिट रिंग, जो आपको ये बाहर दिख रहे हैं ये सी शेप के, ये स्प्लिट रिंग है, इन्हें कम्यूटेटर भी कहते हैं। और ये B1 और B2 हैं, ये कार्बन ब्रशेस हैं। इसमें दो हाफ हैं R1 R2, ये मेटलिक रिंग हैं। ये दो एंड जो हैं आर्मेचर कॉइल के कनेक्ट रहते हैं ब्रशेस से, कनेक्टेड टू ब्रशेस। फोर्थ हिस्सा जो है इसका ब्रश है, जो कार्बन ब्रश B1 B2 हैं। 2 कार्बन ब्रशेस एंड प्रेस अगेंस्ट द कम्यूटेटर, और ये कम्यूटेटर पे स्लिप होते रहते हैं। और ये बाहर जो अरेंजमेंट है ये बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे आप दो डायग्राम देख रहे होंगे, इन दोनों डायग्राम में हम बताने जा रहे हैं वर्किंग। तो जो सबसे पहला ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये तब है जब हमारा AB जो है वो नॉर्थ की तरफ है और CD जो वायर है वो साउथ की तरफ है। इसके बाद जब हमारा वायर घूम जाता है और घूमने के बाद जो एंगल बनता है वो ये बनता है। तो सबसे पहले हम इसकी वर्किंग बताने जा रहे हैं। जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो हो रहा है, B2 ब्रश में एंटर हो रहा है और R2 कम्यूटेटर में जाते हुए पहले D में जाता है, फिर C पे पहुंचता है, फिर B पे पहुंचता है, फिर A पे आता है, फिर B1 पे आता है। इस तरीके से हमारा सर्किट पूरा हो रहा है। पहले हम इस वर्किंग को समझ रहे हैं। और यहाँ पे आप अगर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ जा रहा है, करंट का डायरेक्शन इधर जा रहा है। तो फोर्स जो होगा वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, मतलब यहाँ से कॉइल नीचे की तरफ रोटेट करेगी। और यहाँ पे भी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो ये अपवर्ड मोशन करेगी, तो हमारी कॉइल जो है वो मूव कर जाएगी। आइए इसको हम एक बार थ्योरी में समझते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जब करंट फ्लो कराते हैं तो AB और CD जो हैं वो फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से देखेंगे तो AB और CD जो हैं उसमें फोर्स का एक्सपीरियंस होगा और दोनों पे जो फोर्स का एक्सपीरियंस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और अपोजिट डायरेक्शन की वजह से एक कपल फोर्स बनेगा और ये हमारी जो कॉइल है वो रोटेट कर जाएगी। हम देखेंगे करंट कट ऑफ होने के बाद भी हमारी कॉइल का रोटेशन बंद नहीं होगा, क्योंकि इसमें इनर्शिया होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। तो हमारा कम्यूटेटर दोबारा से कांटेक्ट में आएगा। अब जो R1 था वो जो B1 ब्रश से टच था वो घूम के B2 ब्रश से टच हो जाएगा। अब जो वर्किंग होगी वो ये होगा, कांटेक्ट विद ब्रश B1 B2 आफ्टर रोटेशन। कम्यूटेटर जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, B1 से जो कम्यूटेटर था वो B2 पे चला जाएगा और B2 पे जो था वो B1 पे आ जाएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो AB से CD हो जाएगी, वो डायरेक्शन ऑफ करंट भी जो फ्लो हो रही थी वो रिवर्स हो जाएगी। और इससे क्या होगा, AB पे जो फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में और CD पे जो फोर्स लग रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में वो इक्वल और अपोजिट होगा। और इसी तरीके से हमारी कॉइल जो है वो कंटिन्यू घूमती रहेगी, रोटेट करती रहेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करंट रिवर्स होने का मतलब पहले यहाँ पे इधर करंट जाके इसमें बह रहा था, मतलब BA में करंट जो था वो फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन में, लेकिन जैसे ही कम्यूटेटर इधर गया तो इसमें करंट जो है वो उल्टी डायरेक्शन में फ़्लो होने लगेगा, पहले जिस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा था उससे। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और नहीं समझ आया तो एक बार प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिएगा। ये DC मोटर की बात थी। तो DC मोटर जो होती है वो किस किस काम आती है आइए देख लेते हैं। DC मोटर आपकी इलेक्ट्रिक कार्स में, रोलिंग मिल्स में, इलेक्ट्रिक क्रेन, इलेक्ट्रिक लिफ्ट्स, ड्रिलिंग मशीन, फ़ैन, हेयर ड्रायर, रिकॉर्ड प्लेयर्स, टेप रिकॉर्डर, ब्लोअर्स,
सेंट्रीफ्यूगल मशीन लाइक मिक्सर, ब्लेंडर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इन सब में जो होती है आपकी डीसी मोटर इस्तेमाल होती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था माइकल फैराडे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर हम एक तार को गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं और इस तरीके से एक सोलिनॉइड बना लेते हैं और सोलिनॉइड के पास मैग्नेट को एक बार पास लाते हैं, एक बार दूर लाते हैं, तो क्या इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा? अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा तो हमें ये पता लग जाएगा कि मैग्नेट के मूव होने से इसमें करंट बन रहा है। इसका मतलब अब तक हम ये देख रहे थे वायर में करंट फ्लो होने से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था, लेकिन अब हम वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, उससे करंट का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये उल्टा प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसे ही कहते हैं कि मैग्नेट से करंट बनाना, और इसको सबसे पहले फैराडे ने ही किया था। जैसा कि आप इस एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं, एक कॉइल है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ पोल है। अब फैराडे ने क्या किया, कनेक्ट कर दिया एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब जब इन्होंने बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो था वो लेके आए कॉइल की तरफ, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ। ये देखिए डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन आपको दिखाई गई है। डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर आल्सो ऑब्जर्व्ड व्हेन द बार मैग्नेट विद इट्स साउथ पोल फेसिंग द कॉइल मूव टुवर्ड द कॉइल। डिफ्लेक्शन तब भी हो रहा था जब साउथ पोल को पास में ला रहे थे, लेकिन अब जब साउथ पोल को दूर हटा रहे थे, जब इस कॉइल को एक बार तो पास ले जा रहे थे, अब दूसरी बार जब हम इसे दूर ले जा रहे हैं, तो दूर ले जाने से गैल्वेनोमीटर में भी डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। When the bar magnet was moved away from the coil, galvanometer again show the deflection but now in opposite direction. When a bar magnet was stationary near the coil, no deflection in galvanometer was होता है। जब बार मैग्नेट को रोक दिया गया तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो माइकल फैराडे ने ये कंक्लूज़न निकाला कि अगर हम कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करें तभी करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे भी निकलेगा, लेकिन जब उसे मूव करते हैं तो बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है जिससे करंट प्रोड्यूस होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक कॉइल है और एक मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। जब हम इसे मूव करा रहे हैं टू एंड फ्रो, आगे पीछे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम है। जब मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल इंक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज होगा और करंट हमें फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। द प्रेजेंस ऑफ द दिस करंट इन दिस सर्किट इज शोन बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। और करंट का प्रेजेंट जो है हमें गैल्वेनोमीटर से दिखाई देगा। व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल डिक्रीजेज। जब दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। द डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कॉइल। इससे पोटेंशियल डिफरेंस कॉइल में हो जाएगा, आएगा। दिस इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करंट इन द सर्किट। और इस इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस से ही करंट प्रोड्यूस होगा। अब इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि एक सोलिनॉइड टाइप का बनाया और उसमें आपने करंट पास करवाया और उसी के पास में एक दूसरा सोलिनॉइड रख दिया जिसमें आप करंट पास नहीं करा रहे हैं, केवल गैल्वेनोमीटर ले जा रहे हैं, और इसे एक आयरन रॉड से कनेक्ट कर दिया। जब आप देखते हैं जब इसमें करंट फ्लो होगा की कनेक्ट करते ही, तो इसमें भी डिफ्लेक्शन शो होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इस पर पड़ेगा और इससे यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होने लगेगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, एक ऐसा सोलिनॉइड जिसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं और उसको ऐसे सोलिनॉइड के पास ले जाते हैं जिसमें बैटरी कनेक्ट नहीं है, वहाँ पे भी करंट प्रोड्यूस होता है। और यही काम आता है आपका ट्रांसफार्मर में। जो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो इसी बेस पे काम करते हैं। अब मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन देखने जा रहा हूँ। देख लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन। अभी तक हम लोगों ने फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में देखा। द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग
करंट इज अ क्लोज सर्किट कॉइल ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन द सर्किट और क्लोज्ड कॉइल इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब ऐसी घटना या ऐसा फिनोमिना जिसमें एक क्लोज सर्किट में करंट प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इफेक्ट करते हैं? पहला, नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल, कि कॉइल जो बना रखी है उसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो लार्ज करंट प्रोड्यूस होगा। नंबर 2 चीज़, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर स्ट्रांग मैग्नेट होगी तो कॉइल में इंड्यूस करंट भी बड़ा होगा। स्पीड विच द मैग्नेट मूव टूवर्ड द कॉइल, किस स्पीड से घूम रही है। अगर आप धीरे धीरे लाओगे तो करंट जनरेट नहीं होगा, अगर ज़्यादा स्पीड से घूम रही है तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस है। इफ़ द मैग्नेट मूव वेरी क्विकली देन अ लार्ज इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल काम आता है आपका जनरेटर की वर्किंग में। आप अपने राइट हैंड को इस तरह से फैलाइए, उसकी तीनों उंगलियों को, कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो आपका अंगूठा जो है वो मोशन किस डायरेक्शन में होगा, उसको जो आपकी 4 फिंगर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं, और मिडिल फिंगर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को शो करेगी। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है वो आपके काम आएगा मोटर में, और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो है वो आपको जनरेटर वर्किंग में काम आएगा। इसको मैं एक बार समझा देता हूँ और इसके बाद अगले सेक्शन में हम एसी और डीसी करंट का डिफरेंस पढ़ के और जनरेटर की वर्किंग करा के आपका इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। फ्लेमिंग ने एक रूल दिया जो हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, मतलब डायरेक्शन करंट जो जनरेटर में इंड्यूस्ड होगा, पैदा होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा उस बारे में बताएगा। ये रूल फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहलाता है। इस रूल को समझने के लिए आपके राइट हैंड में फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना होगा, और फर्स्ट फिंगर जो होगा इस समय पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, थंब पॉइंट करेगा आपके मोशन ऑफ द कंडक्टर की डायर को, कि आपका जो कंडक्टर है वो किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, और देन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल फिंगर। मतलब आपकी सेंट्रल फिंगर जो बीच वाली उंगली है वो ये बताएगी करंट किस डायरेक्शन में है। जब हम लोग बात कर रहे थे मोटर की तो हमारी प्रायोरिटी थी ये जानना कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन जब हम जनरेटर की बात कर रहे हैं तो हमारी प्रायोरिटी ये जानना होगी कि करंट किस डायरेक्शन में है। तो आपको यहाँ पे तीन चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ शॉर्ट में, उसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मैक्सवेल का थंब रूल, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, जिसमें अंगूठा जो था वो करंट की डायरेक्शन बता रहा था, आई बता रहा था, और कर्लिंग फिंगर जो थी वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही थी, बी की डायरेक्शन बता रही थी। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है, लेफ्ट हैंड रूल मोटर के काम आता है। लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो मोटर के काम आता है, मोटर के काम आता है लेफ्ट हैंड रूल। और आप याद रखेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो अभी आपने पढ़ा है, ये नीचे आप देख रहे हैं, ये काम आता है जनरेटर के काम आता है राइट हैंड रूल। तो आप ये देख रहे हो आजकल ठंडियाँ बहुत हो रही हैं, तो एक इसका आप शॉर्टकट ट्रिक याद कर लो, गरम लो, GRM लो, गरम चाय लो। आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, आप गरम चाय पिलाते हो तो गरम लो, तो GR से मतलब जनरेटर में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगेगा और मोटर में आपका लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।